नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक एक ऐसा सेक्शन है जो अप्रैल 25 से इफेक्टिव हुआ है और जो भी पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी में काम करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन 194T यानी कि टीडीएस ऑन पार्टनर्स पेमेंट की। अब आप सोचोगे भाई टीडीएस तो हमेशा से था, ये क्या नया आ गया? तो दोस्तों यही तो ट्विस्ट है। पहले पार्टनर को जो सैलरी मिलती थी या जो इंटरेस्ट मिलता था उस पर कोई टीडीएस नहीं होता था। पार्टनर अपनी आईटीआर में खुद डिक्लेयर करता था अपनी इनकम, अपनी सैलरी और खुद ही टैक्स उस टाइम पर पेमेंट करता था। पर अब गवर्नमेंट ने कहा ऐसा नहीं चलेगा, अब फर्म खुद टैक्स काटेगी और गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेगी पार्टनर के बिहाफ में। और अब जो है पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म और एलएलपी के केस में गेम चेंज हो चुका है 1 अप्रैल 2025 से। मेरा नाम है गौतम और चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आज हम पूरा सेक्शन 194T कवर करेंगे, बेसिक से लेकर केस स्टडी तक, अकाउंटिंग एंट्रीज तक और लास्ट में इनकम टैक्स एक्ट 2025 के साथ कंपैरिजन भी करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 194T आया क्यों। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट में एक बहुत बड़ा गैप था। एम्प्लॉयज की सैलरी पे सेक्शन 192 के अंडर टीडीएस होता था, लेकिन वही अगर कोई काम पार्टनर कर रहा है तो उसकी सैलरी या इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस नहीं था। ये थोड़ा सा अनफेयर था, तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू ट्रैकिंग में प्रॉब्लम हो रही थी। तो फाइनेंस एक्ट 2024 के थ्रू गवर्नमेंट ने सेक्शन 194T इंट्रोड्यूस किया और ये सेक्शन 1 अप्रैल 2025 से इफेक्टिव हो गया, यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 से ये अप्लाई होता है। अब क्या बदला? पहले पार्टनर अपनी फाइलिंग के टाइम खुद टैक्स भरता था, पर अब फर्म सोर्स पे ही टैक्स काट लेती है और गवर्नमेंट को जमा कर देती है। इसको कहते हैं विथ होल्डिंग मॉडल। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब फर्म टैक्स कलेक्टर बन गई है गवर्नमेंट के लिए। इसका मतलब है कि फर्म का अकाउंटिंग डिपार्टमेंट अब सिर्फ ईयर एंड एक्सरसाइज नहीं है, ये एक मंथली कंप्लायंस ऑब्लिगेशन बन चुका है। हर महीने ट्रैक करना होगा, डिडक्ट करना होगा टीडीएस और उसे डिपॉजिट भी करना होगा। अब देखते हैं ये सेक्शन किसको अप्लाई होता है। दो चीजें हैं, डिडक्टर और डिडक्टी। डिडक्टर यानी जो टीडीएस काट रहा है वो होगा कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर रजिस्टर्ड है, या फिर इंडियन एलएलपी मतलब कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। और एक इंपॉर्टेंट नोट है यहाँ पर, फॉरेन एलएलपी को जो है यहाँ एक्सक्लूड किया गया है, यानी अगर कोई फॉरेन एलएलपी है इंडिया में उसका काम अलग तरीके से होगा, उस पर 194T अप्लाई नहीं होगा। अब बात करते हैं डिडक्टी। डिडक्टी यानी जिसका टीडीएस काटा जा रहा है वो है पार्टनर। अब यहाँ एक कॉमन क्वेश्चन आता है, क्या सिर्फ वर्किंग पार्टनर कवर्ड है? आंसर है नहीं, वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों ही पार्टनर्स यहाँ कवर्ड हैं। ये डिस्टिंक्शन इररेलेवेंट है 194T में। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों पार्टनर्स कवर्ड है यहाँ पर। हाँ, रेट थोड़ा अलग हो सकता है, वो हम आगे देखेंगे। और माइनर पार्टनर जो पार्टनरशिप में सिर्फ बेनिफिट लेते हैं वो भी यहाँ पर कवर्ड होंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कौन से पेमेंट पे टीडीएस लगेगा और कौन से पे नहीं। ये टेबल ध्यान से देखो। अगर आप एक सीए स्टूडेंट हो तो आपके एग्जाम में भी यही आता है, और अगर आप एक प्रैक्टिशनर हो तो भी आपको प्रैक्टिकली इसी टेबल को ध्यान में रखते हुए अपना काम करना है। जो कवर्ड है उसमें पहली चीज है सैलरी या रेम्युनरेशन। अगर पार्टनर को फिक्स मंथली सैलरी मिल रही है किसी काम के लिए तो टीडीएस लगेगा। फिर है कमीशन और बोनस, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल कमीशन हो या फिर रेगुलर, दोनों पे ही टीडीएस लगेगा। अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। दो तरीके का इंटरेस्ट कवर होता है। पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनर ने फर्म में कैपिटल लगाया, उस पे जो इंटरेस्ट मिलता है पार्टनर को, तो उस पर भी टीडीएस लगेगा 194T के अंडर। दूसरा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू फर्म, मतलब किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया, उस पे इंटरेस्ट मिला पार्टनर को, तो वो भी 194T में कवर है। मतलब कि ये दोनों कवर्ड है इंटरेस्ट वाले पार्ट। और लॉ में लिखा है इंटरेस्ट ऑन एनी अकाउंट, तो कोई भी इंटरेस्ट यहाँ से बच नहीं सकता, सब पर 194T कवर होगा। अब बात करते हैं जो कवर्ड नहीं है 194T में। सबसे पहले प्रॉफिट शेयर, ये एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(2)(a), क्योंकि फर्म ने पहले ही अपने प्रॉफिट पर टैक्स भरा है और पार्टनर फिर अगर उसी टैक्स भरे हुए प्रॉफिट पे दोबारा अपने शेयर पर टैक्स देते हैं तो वो डबल टैक्सेशन हो जाएगा। फिर आता है कैपिटल विड्रॉल, पार्टनर अपना खुद का पैसा निकाल रहा है, ये इनकम नहीं है, ये है कैपिटल्स का रिटर्न होना, तो इसमें भी कोई टीडीएस की बात नहीं होगी। इसके बाद आता है लोन प्रिंसिपल रिपेमेंट, फर्म ने पार्टनर से लोन लिया था, वापस कर रही है प्रिंसिपल अमाउंट, तो उसमें टीडीएस नहीं कटेगा। अगर इंटरेस्ट होगा तो उसमें जरूर लग जाएगा। रीइंबर्समेंट, पार्टनर ने फर्म का खर्चा अपने पॉकेट से किया, फर्म उस खर्चे को रीइंबर्स कर रही है, जस्ट उसका पैसा वापस कर रही है, ये एक न्यूट्रल एक्सचेंज है, टीडीएस नहीं लगेगा इस पर। और लास्ट में आता है लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, फर्म पार्टनर को लोन दे रही है, इस आउटफ्लो पे भी 194T अप्लाई नहीं होता है।
दोस्तों एक इजी ट्रिक याद रखो, प्रॉफिट, कैपिटल, रीइंबर्समेंट और लोन प्रिंसिपल अमाउंट, ये चार चीज अगर है तो वो सेफ जोन में है। इन चार को छोड़ के अगर कुछ भी है तो उसमें 194T आपको चेक करना होगा। अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, थ्रेशोल्ड एग्रीगेशन। टीडीएस तभी लगता है जब पार्टनर को एक फाइनेंशियल ईयर में 20,000 से ज्यादा मिला हो। लेकिन यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है, तो ध्यान से सुनना। मान लो एक पार्टनर है राजन, उसने जून में 12,000 रुपये रेमुनरेशन मिला, तो टोटल क्यूमुलेटिव रेमुनरेशन हो गया 12,000 रुपया, यहाँ पर टीडीएस नहीं कटेगा। फिर सितंबर में उसे लोन पर इंटरेस्ट मिलता है जो राजन ने दिया था, 5,000 रुपये का इंटरेस्ट था, टोटल जो बैलेंस हो गया राजन का वो हो गया 17,000 रुपया, तो यहाँ पर भी टीडीएस नहीं कटेगा। अब दिसंबर में उसे कुछ परफॉर्मेंस बोनस मिल रही है 8,000 रुपए की, और अब यहाँ पर टोटल हो गया है 25,000, तो अब यहाँ पर जो है टीडीएस कटेगा पूरे 25,000 पर। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, वो सोचते हैं सिर्फ 5,000 जो बैलेंस डिफरेंस आ रहा है 20,000 थ्रेशोल्ड के ऊपर वाला, सिर्फ उसी पर टीडीएस लगाना है, पर वो गलत है। सही जवाब है टीडीएस लगेगा पूरे 25,000 पे 10% के अकॉर्डिंग 2,500 रुपीज। और ये रूल है जैसे ही थ्रेशोल्ड ब्रीच हो पूरे एक्यूमुलेटेड अमाउंट पे टीडीएस काटो, एक्सेस पे नहीं, पूरे पे। अब आता है दूसरा केस स्टडी टाइमिंग रूल का। टीडीएस कब काटना है? लॉ कहता है दोनों में से जो पहले हो, क्रेडिट इवेंट या पेमेंट इवेंट, तभी आपको टीडीएस काट लेना है। अब यहाँ पर क्रेडिट इवेंट का मतलब है जब अमाउंट पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, चाहे कैपिटल अकाउंट हो या करेंट अकाउंट, टीडीएस वहीं पर ट्रिगर हो जाएगा। पेमेंट इवेंट का मतलब है जब एक्चुअली पार्टनर को कैश या चेक या किसी भी मोड से पेमेंट हो रहा है, तब भी आपको टीडीएस को ट्रिगर करना होता है। अब दोनों ही केस में आपको टीडीएस ट्रिगर नहीं करना है, आपको कंपेयर करना है क्रेडिट इवेंट और पेमेंट इवेंट, दोनों में से जो पहले आ रहा है उसमें आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो फर्म ने 31 मार्च को बोनस क्रेडिट कर दिया पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, और उस बोनस का जो पेमेंट हो रहा है वो 10 मई 2026 को हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट में पहले ट्रिगर हो चुका है, तो इस वजह से जो टीडीएस कटेगा वो 31 मार्च को कटेगा, ना कि 10 मई को। 10 मई यहाँ पर टोटली इररिलेवेंट है, आप उसे इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात होगी, मार्च में काटे गए टीडीएस को डिपॉजिट करने की जो डेडलाइन है वो होती है अप्रैल 30 तक की। रेगुलर मंथ्स में आपको नेक्स्ट मंथ के 7 तारीख के अंदर टीडीएस भरना होता है, लेकिन सिर्फ मार्च महीने की जो भी टीडीएस आप काटते हैं उसे आप 30 अप्रैल तक पे कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेट्स की। रेसिडेंट पार्टनर के लिए 10% सीधा और सिंपली लगेगा, लेकिन अगर पार्टनर नॉन रेसिडेंट है तो थोड़ा सा अलग होता है। नॉन रेसिडेंट के लिए बेस रेट तो वही सेम 10% का है, लेकिन उसके साथ लग जाता है 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और अगर एप्लीकेबल हुआ तो सरचार्ज भी वहां पर लग सकता है। तो टोटल इफेक्टिव रेट हो जाता है मिनिमम 10.4% फॉर नॉन रेसिडेंट पार्टनर। और अगर नॉन रेसिडेंट का पैन नहीं है, पैन नंबर अगर उसका मिसिंग है, तो उस केस में 20% का जो हायर रेट है वो लगेगा। फॉर्म्स की बात करते हैं। रेसिडेंट के लिए क्वार्टरली फॉर्म 26Q में रिटर्न फाइल होता है फाइनेंशियल ईयर 25-26 तक। नॉन रेसिडेंट के लिए फॉर्म 27Q, ये याद रखना है, अगर आप एक सीए स्टूडेंट है तो आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चंस आते हैं। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। मान लो फर्म ने पार्टनर को 15% इंटरेस्ट दिया कैपिटल पे। अब सेक्शन 40B के अंडर फर्म सिर्फ 12% तक इंटरेस्ट एक्सपेंस में क्लेम कर सकती है, उससे ज्यादा डिसअलाउ हो जाता है। तो बहुत लोग सोचते हैं टीडीएस भी जो लगेगा वो सिर्फ 12% के अकॉर्डिंग लगेगा, पर वो एकदम गलत है। टीडीएस लगेगा पूरे 15% पे, क्योंकि 40B का जो लिमिट है वो सिर्फ फर्म के एक्सपेंस डिडक्शन के लिए है। टीडीएस बेस के लिए 40B का सेक्शन नहीं लगेगा, वहां पर लगता है 194T, जो कि पूरे पे या क्रेडिट पर आपको टीडीएस डिडक्ट करने के लिए गाइड करता है। अब एक एडवांस कंसेप्ट आता है ग्रॉसिंग अप का। ये तब आता है जब पार्टनर कहता है भाई मुझे एग्जैक्टली 1 लाख रुपए नेट में चाहिए अपने अकाउंट में हर महीने टीडीएस काटने के बाद। अब फर्म सोचती है अगर मैं 1 लाख डायरेक्ट पे करती हूँ तो उस पर 10% टीडीएस काटना पड़ेगा, जो होता है 10,000 रुपया, और पार्टनर को मिलेगा सिर्फ 90,000। लेकिन पार्टनर कहता है मुझे तो 1 लाख रुपए पूरे चाहिए, तो करें क्या? तो यहाँ पर ग्रॉसिंग अप को हम यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, जो 1 लाख रुपए है वो है टोटल का 90%, मतलब कि 10% काटने के बाद। तो हम यहाँ पर 1 लाख डिवाइड बाय 90% कर सकते हैं, तो हमें टोटल 100% क्या था वो मिल जाएगा, जो निकल के आएगा 1,11,111 रुपया। अब इसमें से 10% मतलब कि 11,111 रुपया काटने के बाद नेट में जो हम पार्टनर को पे करने वाले हैं वो निकल जाएगा 1 लाख रुपया, और यहाँ पर जो फर्म को एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ेगा वो निकल के आएगा 10% का वैल्यू, मतलब कि टीडीएस का वैल्यू।
ये फर्म के लिए फोकट का एक खर्चा बन जाएगा। तो क्योंकि अब यहाँ पर फर्म को 11,111 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, तो फर्म का टोटल एक्सपेंसेस हो गया 1,11,111 रुपये, सिर्फ 1 लाख नहीं। इसलिए बेटर है कॉन्ट्रैक्ट में क्लियरली लिखा जाए नेट पे या ग्रॉस पे पार्टनर को आप किस तरीके से पे करने वाले हो, ताकि फर्म को अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट फ्यूचर में उठानी ना पड़े। अब आती है अकाउंटिंग एंट्रीज की बारी। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और यहाँ पर देखेंगे पहला सिनेरियो जहाँ पर मंथली सैलरी एक पार्टनर को 50,000 रुपए की हो रही है और थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 20,000 की थी, जो कि ऑलरेडी क्रॉस हो चुकी है। तो सबसे पहले जिस महीने में आप 50,000 रुपए सैलरी पे करने वाले हो, तो वहां पर पहली एंट्री आप पास करेंगे, सैलरी या रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिटेड 50,000 टू टीडीएस पेबल, मतलब कि सैलरी का 10% टीडीएस जो आपको पे करना है, और बाकी का जो 90% है सैलरी का, उसे आप पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। तो इस तरीके से आपकी पहली एंट्री बनेगी। अब इसके बाद जब आप पार्टनर को पे करने वाले हो कैश या बैंक के थ्रू, तो उस टाइम पे आप सेकंड जर्नल एंट्री पास करोगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या जो पार्टनर्स कैपिटल पेबल अकाउंट था जिसे आपने पहले क्रेडिट किया था 45,000 से, उसे अब आप डेबिट कर देंगे और बदले में आपका कैश या बैंक अकाउंट जिससे भी आप पे कर रहे हैं उसे आप क्रेडिट करेंगे। और साथ ही में जब आप नेक्स्ट मंथ 7 तारीख के अंदर टीडीएस डिपॉजिट करेंगे, तो डिपॉजिट वाली डेट पे टीडीएस पेबल के लेजर को आपको डेबिट कर लेना है 5,000 से, और बदले में आपको अपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर लेना है। अब ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं लगता 194T पे, और ये एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में बहुत ज़्यादा आता है। अगर आप एक सीए स्टूडेंट हो तो इस पार्ट को बड़े ही ध्यान से समझना। सेक्शन 197 यानी लोअर या नील टीडीएस सर्टिफिकेट, ये यहाँ पर नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय सेक्शन 197 के अंडर अप्लाई करते हैं कि भाई मेरा इनकम बहुत कम है, टीडीएस मत काटो या कम काटो। पार्टनर्स के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है 194T में, पार्टनर्स को इसका रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। फॉर्म 15G या 15H ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जिससे बैंक एफडी पे टीडीएस अवॉइड होता है। पार्टनर्स ये सबमिट करके टीडीएस से नहीं बच सकते, 194T पे ये एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 206AB जो आईटीआर ना भरने वालों पे हायर टीडीएस रेट अप्लाई होती है, वो भी 194T पे नहीं लगती। यानी पार्टनर ने आईटीआर नहीं भरी या कम अमाउंट में भरी तो भी 10% टीडीएस कटेगा ही कटेगा। 206AB वाली जो हायर रेट है वो नहीं लगेगी। और लास्ट, कोई भी पेमेंट जो अप्रैल 1 2025 से पहले का है, चाहे बाद में पे करो, 194T अप्लाई नहीं होगा, ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल कंप्लायंस की। अगर आप अकाउंटेंट हो, सीए हो या फर्म मैनेज करते हो, ये चेकलिस्ट याद रख लो। पहली चीज, टैन नंबर ले लो, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर जिसे कहते हैं। बहुत सारी छोटी फर्म्स ने पहले से कभी ना कभी कोई टैक्स डिडक्ट किया होगा या नहीं भी किया होगा। अगर उनके पास टीडीएस काटने के लिए टैन नंबर नहीं है तो अब लेना जरूरी है, बिना टैन के टीडीएस डिपॉजिट नहीं हो सकता। दूसरी चीज, हर पार्टनर के पेमेंट को ट्रैक करो एग्रीगेट में, सैलरी अलग रजिस्टर में, इंटरेस्ट अलग में। ये अप्रोच गलत है। एक पार्टनर का टोटल बनाओ, सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, कमीशन सब एक जगह लिखो। जैसे ही 20,000 क्रॉस हो जाए टीडीएस काटना शुरू कर दो। तीसरी चीज, पैन या आधार वेरीफाई करो। अगर पार्टनर ने नहीं दिया है पैन नंबर तो 20% टीडीएस काटना पड़ेगा हायर रेट में, तो पहले से ही बेटर है आप सभी से पैन नंबर कलेक्ट कर लो। टाइमिंग रूल, क्रेडिट या पेमेंट जो पहले हो टीडीएस वहीं से काटो। डिपॉजिट अगले महीने के 7 तारीख तक करना है। मार्च के लिए स्पेशल केस होता है, 30 अप्रैल का डेडलाइन है। क्वार्टरली रिटर्न फॉर्म 26Q रेसिडेंट के लिए है, 27Q नॉन रेसिडेंट के लिए, और हर पार्टनर को फॉर्म 16A दो जिससे वो अपनी आईटीआर में टीडीएस क्रेडिट का क्लेम कर सके। अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल सिनेरियो में अपने टैली प्राइम की ओर। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं स्क्रीन में यहाँ टैली खुली हुई है और अभी हम चलेंगे एक नई कंपनी क्रिएट करने की तरफ। सबसे पहले हम एक नई कंपनी क्रिएट करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि लेजर को कैसे टीडीएस के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगर करना होता है और किस तरीके से आपको अपनी एंट्रीज पास करनी है। इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल लेंगे जहां पर एक बनी बनाई कंपनी होगी और उस कंपनी के अंदर हम टीडीएस को कैसे कॉन्फ़िगर करना है और रिपोर्ट्स कैसे ऑटोमेटिकली जनरेट करनी है वो सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक न्यू कंपनी क्रिएट करते हैं। एक एग्जाम्पल के लिए कंपनी का नाम लिख देते हैं 194T और यहाँ पर अपना स्टेट और बाकी का डिटेल्स, क्योंकि अभी हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 25-26 की अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 25 लेंगे और इसे सेव करेंगे। कंपनी क्रिएट होने के बाद सबसे पहले आपको गेटवे ऑफ टैली में F11 प्रेस करना होता है ताकि आपको ये फीचर्स वाली स्क्रीन आ जाए और यहाँ पर आपको टीडीएस एनेबल करना होता है इस ऑप्शन में जाकर।
तो यहाँ पर आप यस करके एंटर करेंगे और सबसे पहले अपने बिजनेस का जो टैन नंबर होगा वो टैन नंबर आपको यहाँ पर बताना है। इसके बाद क्योंकि आप पार्टनरशिप फर्म हो या एलएलपी हो और आप 194T मेंटेन कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर कंपनी सिलेक्ट करना होगा, इंडिविजुअल एचयूएफ नहीं सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने बिजनेस का ब्रांच और जो भी पर्सन आपके बिजनेस में रेस्पॉन्सिबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, मतलब जो भी पार्टनर टीडीएस डिडक्ट करते हैं, जो डिडक्टर होंगे आपके बिजनेस में, उनका नाम डिटेल आपको जो है यहाँ पर कुछ इस तरीके से फिलअप करके चलना है। उनका पैन नंबर, उनका एड्रेस और मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है ताकि जब भी कोई चालान या कोई रिटर्न्स वगैरह क्रिएट करते हैं आप टैली से, तो उसके अंदर डिडक्टर की डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाए। इसके बाद हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है इग्नोर आईटी एग्जम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस डिडक्शन। हम कंपनी लेवल पर कोई भी एग्जम्पशन लिमिट नहीं बताएंगे, तो इसे नो रखना है। और हमें अभी यहाँ स्टॉक आइटम के अंदर भी टीडीएस एनेबल नहीं करना है, तो हम इसे नो रखकर बस कंट्रोल ए के साथ आगे बढ़ेंगे। जब हमारा यहाँ पर टीडीएस एनेबल हो जाए तो सबसे पहले हमें गेटवे ऑफ टैली से जाना होता है क्रिएट में, और उसके बाद सिलेक्ट करना होता है टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। और यहाँ पर आपको राइट साइड में जो हेल्पर का बटन मिलेगा, उस हेल्पर बटन को आपको क्लिक करना है और 194T सिलेक्ट करना है और एंटर प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अगर ये सारे ऑप्शंस नहीं दिखें तो आपको राइट साइड नीचे कॉन्फ़िगर का एक बटन दिखाई देगा, आपको F12 प्रेस करना है उसके लिए, और यहाँ पर स्क्रीन में दिए गए सारे ऑप्शंस को आपको यस कर लेना है। तब आपको यहाँ सारे के सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले तो देखो सेक्शन ऑटोमेटिकली आ गया, रेमिटेंस कोड आ गया है, इसे इग्नोर करते हैं। यहाँ पर क्योंकि कोई सिंगल बिल की कोई वैल्यू या कोई लिमिट ऐसी बताई नहीं गई है सेक्शन के अंदर, हम इसे भी इग्नोर करेंगे। विथ पैन अगर है तो 10% और विदाउट पैन है तो 20%, बस उतना हमें बताकर आगे चलना है। और यहाँ पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो है 20,000 पर ईयर, तो हम यहाँ पर 20,000 बताएंगे। और उसके बाद अगर ये पूछ रहा है कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट, मतलब कि 20,000 से ऊपर की जो लिमिट है सिर्फ उस पर अगर आपको टैक्स कैलकुलेट करना है, ऐसा पूछ रहा है, तो इसे नो रखना है। क्योंकि 194T कहता है अगर 20,000 क्रॉस कर गया तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पहले पेमेंट से आखिरी पेमेंट तक या आखिरी क्रेडिट अमाउंट तक जितना भी वैल्यू है सब पर टीडीएस कटेगा, तो हम इसे नो रखेंगे। और इस तरीके से हमारा यहाँ पर टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हम चलेंगे गेटवे ऑफ टैली में और क्रिएट करेंगे कुछ लेजर्स, जैसे कि सैलरी टू पार्टनर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि सैलरी एक एक्सपेंस होती है। और यहाँ पर सैलरी में क्योंकि जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो हम इसे नॉट एप्लीकेबल करेंगे। और यहाँ आपको अब एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेट अल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स, आप इसे यस करेंगे। यहाँ आपको पहले अनडिफाइंड मिलेगा, आपको स्पेस बार प्रेस करना है और इसे टीडीएस एप्लीकेबल करना है, क्योंकि सैलरी हो या फिर कोई दूसरा बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट कुछ भी हो जो आप पार्टनर को पे कर रहे हो, उस पर 194T चार्ज होता है। अब यहाँ पर आपको पेमेंट टू पार्टनर्स ऑफ फर्म, इस सेक्शन को या इस नेचर ऑफ पेमेंट को सिलेक्ट करके कंट्रोल ऐसे से सेव करना है। सेम इसी तरीके से बोनस टू पार्टनर्स, अगर आप बोनस दे रहे हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ अदर स्टैट डिटेल्स को यस करना है, टीडीएस एप्लीकेबल करना है और पेमेंट टू पार्टनर ऑफ फर्म्स को सिलेक्ट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, सब उसी तरीके से बस आपको यहाँ पर क्रिएट करते जाना है। कमीशन टू पार्टनर्स, जहाँ जीएसटी लगे आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा, जहाँ नहीं लगे आप उसे इग्नोर कीजिएगा नो करके। अब यहाँ पर इसके अंदर भी हम नेचर ऑफ पेमेंट डिफाइन करके अब हम यहाँ पर 4 एक्सपेंस के लेजर क्रिएट कर चुके हैं। अब बारी आती है पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की, तो उसके लिए फिर से हम क्रिएट पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे और यहाँ पर हम पहले एक पार्टनर का नाम लिखेंगे, जैसे पार्टनर ए अंडर कैपिटल अकाउंट। और अब आपको यहाँ पर इस टीडीएस डिडक्टेबल को यस करना है और यहाँ पर ट्रीट एज टीडीएस एक्सपेंसेस को नो रखना है। इसके बाद डिडक्टिव टाइप, आपका जो पार्टनर है वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, उस तरीके से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिलहाल मैं रेसिडेंट की बात करके चल रहा हूँ, तो यहाँ इंडिविजुअल रेसिडेंट को हम सिलेक्ट करेंगे। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इस ऑप्शन को हम नो करेंगे और यहाँ यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज, इस ऑप्शन को यस करना है। अगर आपको यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज का ऑप्शन नहीं दिखाई देता है तो आपको F12 वाले बटन पर जाना है और F12 के अंदर यहाँ लास्ट आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस मास्टर, इसे यस करना है। अगर आपको यहाँ पर भी ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, शो ऑल कॉन्फ़िगरेशन, ये 2 ऑप्शंस आपको पहले यस कर लेने, उसके बाद ही आपको ये ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस मास्टर वाली। अब इस ऑप्शन को यस करने के बाद आपको सेव करना है कंट्रोल से और यहाँ पर आपको
जब ये ऑप्शन दिखाई देने लगे तो आपको यस प्रेस करना है। यस सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको इग्नोर इनकम टैक्स एक्सम्पशन लिमिट जो अनडिफाइंड है उसे नॉट एप्लीकेबल करना है और कंट्रोल ए के साथ इसे एक्सेप्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है अपने पार्टनर का पैन नंबर कुछ इस तरीके से, और उसके बाद उसे कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरीके से आप दूसरे पार्टनर का भी जो कैपिटल अकाउंट है वो क्रिएट करेंगे और यहाँ पर इसे नॉट एप्लीकेबल और बस पैन नंबर बताना है। अगर आप पैन नंबर वगैरह नहीं बताएंगे तो फिर वो एरर थ्रो करेगा 26Q वाले फॉर्म के अंदर। अभी हमने यहाँ पर 2 पार्टनर के लेजर बना लिए। अब हम चलते हैं क्विकली अपनी एंट्रीज की ओर। तो सबसे पहले हम 30 अप्रैल को एक एंट्री पास करेंगे सैलरी एक्सपेंस की। तो यहाँ पर क्योंकि सैलरी एक्सपेंस है तो हम उसे डेबिट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज़ हमारा टोटल सैलरी हो रहा है। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट ऑटोमेटिकली आ रहा है, हमें बस एंटर प्रेस करते जाना है। और अब यहाँ पर हम पार्टनर ए के अकाउंट में मान लीजिए 30,000 दे रहे हैं और पार्टनर बी को जो हम दे रहे हैं वो है 20,000। तो इस तरीके से सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 25 ये तो हुआ कि हमने अपने पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब आपको अगर ध्यान हो, क्रेडिट इवेंट या पेमेंट इवेंट दोनों में से जो पहले होता है टीडीएस वहीं पर चार्ज होता है। अब मान लीजिए इसका जो पेमेंट हो रहा है वो होता है 10 मई को। तो हम पेमेंट वाउचर में जाते हैं, यहाँ एक बैंक का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। अब मान लीजिए पार्टनर ए को हमने दिया 30,000 और पार्टनर बी को हमने दिया 20,000 और इसे सेव किया। अब टीडीएस कब कटना चाहिए था? टीडीएस कटना चाहिए था 30 अप्रैल को, क्योंकि क्रेडिट पहले हो चुका, पेमेंट बाद में हो रहा है। और टीडीएस क्यों कटेगा? क्योंकि यहाँ पर पार्टनर के अकाउंट में हमने 20,000 से ज़्यादा पे किया है और दूसरे पार्टनर को हमने 20,000 पे किया है। अभी थ्रेशोल्ड लिमिट तक बस पहुंचे ही हैं, एक्सीड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर अभी पार्टनर बी के लिए टीडीएस नहीं कटना चाहिए। अभी हम चलते हैं अपने फॉर्म 26Q में। उसके लिए हमें गेटवे ऑफ टैली से जाना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, टीडीएस रिपोर्ट्स और फॉर्म 26Q। जब हम 26Q के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं ये किस तरीके से हमें रिपोर्ट बता रहा है। अभी रिपोर्ट के अंदर हमें टोटल 50,000 के ऊपर ये टीडीएस काटने को बोल रहा है। अभी हम देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पर। अभी जब हमने जर्नल एंट्री पास की थी तो जर्नल एंट्री के अंदर हमने एक सिंगल जर्नल में 2 पार्टनर की सैलरी को क्रेडिट किया था, जो कि टीडीएस के पर्सपेक्टिव से गलत है। अभी अगर हम यहाँ पर एंटर प्रेस करें और अगर हम इसकी डिटेल्स देखें एंट्री लेवल पर यहाँ पर, और यहाँ डिटेल्स के अंदर हम अगर यहाँ रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाए जिसका शॉर्टकट है Ctrl+O और टीडीएस एनालिसिस में जाएं तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 लाख रुपए आपको दिखाएगा टैक्सेबल वैल्यू। मतलब कि जो सैलरी टू पार्टनर है 50,000 उसे एसेसिबल वैल्यू में काउंट कर रहा है 1 लाख, जो कि यहाँ पर गलत है। तो हमें करना क्या होगा, हमें एक जर्नल वाउचर के अंदर एक ही पार्टनर की सैलरी एट ए टाइम हमें कवर करनी होगी। इसका मतलब हम इस वाउचर को एक बार डिलीट करते हैं और उसके बाद हम चलते हैं अपने गेटवे ऑफ टैली में वापस और यहाँ पर हम 30 अप्रैल को फिर से एक एंट्री पास करते हैं सैलरी टू पार्टनर्स। इस बार हम लेंगे 30,000 और यहाँ पर पहले पार्टनर ए को हम क्रिएट करते हैं। इसके बाद हम लेंगे दूसरा एक पार्टनर बी और हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम वापस से चलते हैं अपने 26Q के रिपोर्ट में और इसके लिए यहाँ पर इस बार हम एक शॉर्टकट यूज करेंगे Alt+G का, जो होगा गो टू का फीचर, और यहाँ पर बस 26Q टाइप करना है और एंटर प्रेस करना है। अब आप देखो, क्योंकि अब जब जर्नल एंट्री अलग अलग पास करते हो तो टीडीएस की एलोकेशन प्रॉपरली आपको टैली में देखने को मिलेगी। और अब यहाँ पर 20,000 एग्जम्पशन लिमिट के अंदर जा रहा है और इसके अंदर अगर आप एंटर प्रेस करोगे तो देखो यहाँ पर पार्टनर बी का नाम आपको दिखाई देगा और आप यहाँ एंट्री लेवल तक इसे ड्रिल डाउन कर सकते हो। और जिस एंट्री पर टीडीएस अभी लग रहा है पूरे के पूरे 30,000 रुपए की वैल्यू पर, वो आ रहा है पार्टनर ए के लिए पहले जर्नल एंट्री से। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर जर्नल एंट्री पास करनी है और ये आपको ध्यान रखना। अब बात आता है कि जर्नल एंट्री जो हमने किया है जहाँ पर टीडीएस बुक करना था, उस टीडीएस डिडक्शन की एंट्री हम कैसे पास करें। उसके लिए आपको चले जाना है जर्नल एंट्री पर, डेट डाल देना है 30 अप्रैल और उसके बाद आपको जर्नल वाउचर में सिर्फ ऑटोफिल Ctrl+F वाले बटन को क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ दिखाई देगा टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, आपको सिलेक्ट करना है टीडीएस डिडक्शन, कौन से तारीख तक, 30 अप्रैल तक, पार्टी का नाम क्या है, पार्टनर ए, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, पेमेंट टू पार्टनर्स ऑफ फर्म, और यहाँ पर ड्यूटीज लेजर पूछ रहा है, मतलब कि
जो टीडीएस पेबल का लेजर है वो क्या है। अब क्योंकि हमने अभी तक यहाँ पर टीडीएस पेबल का लेजर बनाया नहीं है, हम क्विकली यहाँ अल्ट सी प्रेस करेंगे और टीडीएस पेबल का जो एक लेजर होगा वो हम यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस टीडीएस, और यहाँ पर हम इसे रखेंगे नेचर ऑफ पेमेंट एनी, ताकि कल को कोई दूसरे सेक्शन का भी टीडीएस अगर हमें काटना है और पेबल की एंट्री बनानी है तो हम इस सेम कॉमन लेजर को यूज कर सकें। अब यहाँ पर उसे सेव करने के बाद हमें लेजर का नाम दिखाई दे रहा है, बस एंटर प्रेस करना है और आप देखो जर्नल वाउचर के रेफरेंस के साथ आपको यहाँ पर पूरा डिटेल देखने को मिलेगा और बस कंट्रोल ए से हमें इसे सेव करना है। अब अगर हम यहाँ पे वापस से कंट्रोल एफ प्रेस करें और देखें क्या ये पार्टनर बी के लिए बता रहा है, तो आप देखो यहाँ पार्टी के नाम पर एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ हमें और कुछ भी नहीं दिखा रहा। इसका मतलब कि टीडीएस एकदम परफेक्टली कैलकुलेट हो रहा है टैली के अंदर। एस्केप करके बाहर निकलते हैं। अभी अगर हम अपने पार्टनर ए का लेजर देखें तो यहाँ पर हमें दिखाई देगा कि 30,000 रुपये हमने इसका क्रेडिट किया था सैलरी का। 3,000 रुपये हमने 10% मतलब टोटल टीडीएस काट दिया, टोटल 27,000 पे करना था और हमने 30,000 अभी से पे किया हुआ है, मतलब कि 3,000 हमें डेबिट बैलेंस यहाँ पर शो कर रहा है एज एडवांस। अब हम चलते हैं अपने फॉर्म 26Q में गो टू फीचर के साथ। तो आप यहाँ पर देखो टोटल 3,000 रुपये डिडक्टेबल था और आपने जो अभी डिडक्शन की एंट्री पास की उसका 3,000 यहाँ पर आ गया, तो टोटल जो डिडक्शन है वो 3,000 हो गया, बैलेंस अभी और कुछ डिडक्ट नहीं करना है। अब हम चलते हैं क्विकली 31 मई को और यहाँ पर हम फिर से एक एंट्री पास करते हैं जहाँ पर पार्टनर ए के लिए हम डाल रहे हैं 30,000 रुपये और पार्टनर बी के लिए हम फिर से डाल रहे हैं 20,000 रुपये। तो ये कह रहा है टीडीएस इज नॉट डिडक्टेड फॉर द प्रीवियस बिल ऑफ पार्टनर बी, डू यू वांट टू डिडक्ट नाउ। ये बता रहा है कि पिछले बार पार्टनर बी का कोई टीडीएस नहीं कटा था, क्या अब काटना है। और ये मैसेज आपको एक ही बार देखने को मिलेगा, अगर आप इसे एस्केप कर गए ये आपको दोबारा नहीं दिखाई देगा, क्योंकि एक्सम्पशन लिमिट जब क्रॉस होता है तो एक ही बार आपको ये वार्निंग मैसेज आएगी। तो जस्ट आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करते ही ये यहाँ पर आपको पूछेगा टीडीएस डिडक्शन की डिटेल, तो आपको यहाँ पार्टनर बी जिसके लिए आप ये एंट्री कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना है, नेचर ऑफ पेमेंट और ड्यूटी लेजर मतलब कि टीडीएस पेबल की लेजर सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करते ही देखो एक जर्नल एंट्री के अंदर अभी किस तरीके से उसके पुराने वाले सैलरी की डिटेल्स और नए वाली सैलरी की डिटेल दोनों पर ही मिलाकर टोटल 4,000 रुपये का टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट किया जा रहा है और कंट्रोल ए से बस आपको अब इसे सेव करना है। अब अगर आप एस्केप करके बाहर निकलेंगे यहाँ से और DAL करके आप पार्टनर बी का लेजर चेक करेंगे तो ये देखिए किस तरीके से है। पहला आपने सैलरी क्रेडिट किया था 20,000, पेमेंट कर दिया था 20,000, ये हो गया 0। फिर आपने जब सैलरी क्रेडिट किया 20,000 रुपये का तो वहां पर टीडीएस एप्लीकेबल हो गया क्योंकि टोटल 20,000 का थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर क्रॉस हो गया और उसी टाइम टैली आपको वार्निंग दिया जिसकी वजह से आपने एक जर्नल वाउचर में इसके पूरे 40,000 रुपये के ऊपर 10% मतलब कि 4,000 रुपये का टीडीएस जो है वो यहाँ पर बुक कर लिया है। अब हम इसे बाहर निकलते हैं और चलते हैं फॉर्म 26Q में और यहाँ पर आप देखेंगे अब एग्जम्पशन लिमिट के अंदर कुछ भी नहीं है और टोटल जो आ रहा है वो यहाँ पर डिडक्शन एट नॉर्मल रेट में आपको दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर पार्टनर ए को 30,000 हमने 2 बार पे किया है तो 60,000, पार्टनर बी को हमने 20,000 करके 2 बार क्रेडिट किया है तो उसका 40,000 और दोनों के ऊपर मिलाकर आपका 10,000 का टीडीएस बनता है। डिडक्टेड जो है वो एंट्री हो चुकी है और इस तरीके से आपका जो है काम यहाँ पर सही से चल रहा है। लेकिन अगर आप स्क्रीन में देखें पार्टनर बी के लिए तो डिडक्शन हो चुकी है, टोटल डिडक्शन था 10,000 रुपये का, 7,000 की एंट्री हो चुकी है, 3,000 रुपये अभी लास्ट कॉलम में हमें बैलेंस दिखाई देता है कुछ इस जगह पर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पार्टनर ए का जो सेकंड सैलरी पे किया उसका टीडीएस की एंट्री अभी तक पास नहीं किया है। इसके लिए हमें करना क्या होगा, या तो हम वाउचर्स में जाके जर्नल वाउचर के अंदर ऑटो फिल कर सकते हैं या फिर इस फॉर्म 26Q के अंदर ही आपको एक ऑप्शन मिलेगा टीडीएस डिडक्शन का, आपको उस बटन पर बस क्लिक करना है और कौन सा डेट तक का टीडीएस काटना है वो आपको बताना है और बस एंटर प्रेस करते चले जाना है, सब काम टैली अपने आप कर देगा। ये देखिए और बस कंट्रोल ऐसे इसे सेव कर, जैसे आप सेव करते हैं आप देखो बैलेंस डिडक्टिबल में कुछ भी बैलेंस नहीं आ रहा और अगर आप एंटर प्रेस करते हो तो यहाँ पर भी 6,000 पूरा देखने को मिल रहा है, नीचे 10,000 देखने को मिल रहा है और बैलेंस कॉलम में अब वैल्यू जो है वो कुछ भी नहीं आ रहा है। जब आपकी सारी ट्रांजेक्शन्स किसी क्वार्टर की कंप्लीट हो जाए टीडीएस वाली और आप अपने रिटर्न्स को वेरीफाई कर लें, कोई भी चीज़ें आपको अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स में ना दिखें, वैसे टाइम पर आपको यहाँ पर अपने रिटर्न्स को सेव करना है।
लेकिन रिटर्न्स को सेव करने से पहले आपको इस टीडीएस का पेमेंट भी करना होता है। तो पेमेंट की एंट्री कैसे होगी, आइए सीखते हैं। टीडीएस पेमेंट करने का लास्ट डेट होता है अगले महीने के 7 तारीख, लेकिन मार्च महीने के लिए होता है अगले महीना, मतलब कि अप्रैल का 30 तारीख। सिर्फ मार्च के लिए आपको जो है एक्सटेंडेड टाइम देखने को मिलेगा। फिलहाल हमने एंट्री जो की है वो अप्रैल और मई की है, तो हम यहाँ से ही स्टेट पेमेंट की एंट्री कर सकते हैं। एक पेमेंट हम यहाँ से करेंगे, एक गेटवे ऑफ टैली में जाकर करेंगे। तो यहाँ पर पहले जब हम स्टेट पेमेंट कर रहे हैं तो ये पूछेगा कौन सा वाला पेमेंट। हम यहाँ पर टीडीएस सिलेक्ट करेंगे। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल की पहले पेमेंट कर रहे हैं। कौन से तारीख तक की पेमेंट कर रहे हैं, 30 तारीख तक की। सेक्शन क्या है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, और बैंक अकाउंट। अब पेमेंट हम कर रहे थे मान लो 7 मई को, तो 7 मई का डेट डाल देंगे। और यहाँ पर अगर कोई चेक नंबर या कुछ डिटेल्स हैं आपकी तो वो आप डालेंगे कुछ इस तरीके से। जब आप यहाँ पर पेमेंट की एंट्री पास करते हैं तो फर्स्ट टाइम वो आपको अनसर्टेन ट्रांजेक्शन के अंदर यहाँ नीचे दिखाई देगा, आपको एंटर प्रेस करना है। और यहाँ पर बैंक डिटेल्स आर नॉट अवेलेबल के अंदर जाकर जो भी मिसिंग इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ पर चालान का जो कोड बीएसआर ये सब होता है वो आपको डालना पड़ता है। बैंक का नाम और जो ब्रांच का नाम है वो डाल के इसे एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करने पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा इंक्लूडेड इन रिटर्न के अंदर एक एंट्री आ गई है और टोटल जो है हमने 3,000 रुपये का अभी पेमेंट पास किया है। अब हमें यहाँ पर भरना था 10,000 रुपये, हमने भर चुका है 3,000 रुपये, तो बैलेंस हमें 7,000 रुपये अभी और भरना है। वो आपको यहाँ लास्ट रो में दिखाई देगा। 7,000 अभी आपका बैलेंस है। अब हम चलते हैं गेटवे ऑफ टैली में और मई की एंट्री हम कर रहे हैं जून महीने में, तो 7 जून का हम डेट ले लेते हैं। हो सकता है पहले कर रहे हैं तो आप अपने केस में पहले का डेट लें। F5 प्रेस करना है, ऑटो फिल में जाना है, कंट्रोल F से स्टेट पेमेंट टीडीएस 1 मई से 31 मई, और बस एंटर प्रेस करते चले जाना है और सब काम आपका ऑटोमेटिकली होगा। पार्टी बी के लिए 2,000 के 2 रेफरेंसेस थे और पार्टी ए के लिए 1 रेफरेंस था, तो तीनों रेफरेंस के अगेंस्ट किस तरीके से आपका पेमेंट कर रहा है। अब अगर आप अल्ट जी में जाकर 26 क्यू में जाएंगे तो आपको एक बार तो वो अनसर्टेन ट्रांजेक्शन में दिखेगा, आपको चालान डिटेल्स वगैरह यहाँ पर फिल कर लेनी, बैंक का नाम, बैंक का ब्रांच, और बस इसे सेव करना है। सेव करने के बाद आप देखेंगे जितना डिडक्टेबल अमाउंट था या जो डिडक्टेड अमाउंट था उतना ही आपने पे कर लिया और बैलेंस अब आपको यहाँ पर कुछ पे नहीं करना है। बैलेंस पेएबल वाले रो में आपको यहाँ 0 दिखाई दे रहा है। जब आपका सारा काम हो जाए, आप चीज़ों को वेरीफाई कर लें, तो उसके बाद बस आपको सेव रिटर्न वाले बटन पर क्लिक करना है और अपने रिटर्न्स को सेव कर लेना है, ताकि इसके बाद अगर कोई भी चेंजेस आप करेंगे तो रिटर्न्स के अंदर आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर कोई ना कोई चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर अगर हम अभी F7 में चलें और कमीशन की एक एंट्री पास कर दें 31 मई को, 100 रुपये का एक बार एंट्री पास करते हैं, डमी एंट्री पार्टी ए के नाम पे, और चलते हैं फॉर्म 26 क्यू में। तो अब आप यहाँ पर देखो ऊपर में आपको द रिटर्न वैल्यूज माइट हैव बीन चेंज्ड, प्रेस अल्ट W टू रिकम्प्यूट, इस तरीके से ये हाईलाइट कर रहा है और यहाँ पर बता रहा है कि मॉडिफाइड वाउचर, एक वाउचर जो है वो मॉडिफाइड है। आप इसके अंदर जाओगे तो बताएगा मॉडिफाइड हुआ है रिटर्न किस वजह से, कोई नया वाउचर क्रिएट हुआ है या अल्टर हुआ है या कैंसिल या डिलीट क्या हुआ है। अब यहाँ पर ये क्रिएशन के लिए बता रहा है तो हम इसे एस्केप प्रेस करते हैं। यहाँ रिकम्प्यूट का बटन है, बस इसे रिकम्प्यूट करेंगे और देखना ये 10,000 की जो वैल्यू और 1 लाख की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ये देखो यहाँ पर 1,00,100 रुपये आ रहा है और यहाँ पर 10 रुपये अभी डिडक्टेबल में आ रहा है, बैलेंस डिडक्टेबल। अब अगर आपको इस रिटर्न को सेव करना है तो आपको या तो इसे ओवरराइड करना है, और अगर आपकी रिटर्न फाइल हो चुकी थी और उसके बाद चेंजेस हो रहे हैं तो वैसे केस में आपको यहाँ पर सेव एज रिवाइज पर क्लिक करना होगा। अब हम एक एग्जांपल देखने जा रहे हैं जहाँ पर हमें अपने क्लाइंट से टैली का डेटा मिला है, जो डेटा हमारे क्लाइंट खुद मेंटेन करते हैं। हमें सिर्फ टीडीएस की कैलकुलेशन करनी है और रिटर्न्स को फाइल करनी है। तो वैसे केस में हम कैसे यहाँ पर टैली में वर्क करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर चेक करना है कि टीडीएस एनेबल किया हुआ है या नहीं टैली में, तो उसके लिए F11 प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे ये बटन यस किया हुआ है या नहीं, एनेबल टीडीएस वाला। अगर नो है तो आपको इसे यस कर लेना है और यहाँ पर आपको अपने क्लाइंट का जो 10 नंबर है वो बताकर चलना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पर कंपनी सिलेक्ट करना है क्योंकि 194T जो है वो इंडिविजुअल HUF के लिए नहीं है। इसके बाद ब्रांच डिवीजन जो भी है वो सिलेक्ट करना है और जो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, मतलब कि जो डिडक्टर है, उस पार्टनर का यहाँ पर डिटेल कुछ इस तरीके से भर कर चलना है। उसका डेजिग्नेशन, उसका पैन नंबर, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिट कर लेनी है। और यहाँ पर ये आखिरी के 2 ऑप्शंस को हम नो रखेंगे क्योंकि हमें कंपनी लेवल पर कोई भी एग्जम्पशन सेट नहीं करना और स्टॉक आइटम के लिए हमें टीडीएस अभी एक्टिवेट नहीं करना है। कंट्रोल से इसे सेव करने के बाद
ये जो फॉर्म आएगा फीचर्स वाला, इसे भी हमें कंट्रोल से सेव करना है और आ जाना है गेटवे ऑफ टैली पर। तो सबसे पहले हम अभी यहाँ पर क्या करेंगे, सेम वही एक नया नेचर ऑफ पेमेंट हम क्रिएट करेंगे और उसके लिए क्रिएट से टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट पर आएंगे और यहाँ वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। हेल्पर में जाकर 194T के साथ हमें यहाँ पर क्विकली अपना जो डिडक्शन का रेट है और जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो यहाँ पर डिफाइन कर लेनी है। थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पर बताने के बाद हम यहाँ से बाहर निकलेंगे और अब यहाँ एंट्री लेवल में बिना कुछ किए हम सीधे चलते हैं अपने टीडीएस की रिटर्न्स पर। उसके लिए हम यहाँ पर Alt G गो टू फीचर को यूज करेंगे और 26Q टाइप करेंगे। इस बार देखिए 26Q फॉर्म के अंदर आपको यहाँ पर कोई भी वैल्यूज नहीं दिखेंगी और सारी की सारी ट्रांजेक्शन आपको दिखने वाली हैं अनसर्टेन ट्रांजेक्शन के अंदर। आपको बस एंटर प्रेस करना है और इस रिपोर्ट का, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन वाली रिपोर्ट का 2 पार्ट होगा। पहला पार्ट आपको मास्टर्स रिलेटेड एक्सेप्शन बताएगा, दूसरा पार्ट आपको ट्रांजेक्शन रिलेटेड एक्सेप्शन यहाँ पर बताएगा। सबसे पहले आपको जो मास्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करने हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये बता रहा है कि अनेबल टू डिटरमाइन टीडीएस एप्लीकेबिलिटी फॉर लेजर और स्टॉक आइटम, मतलब कि कुछ स्टॉक आइटम बने हुए हैं एक्सपेंसेस के या कोई परचेज मास्टर के जिसके अंदर टीडीएस एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा वो हमारा टैली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है। और ऐसे कितने वाउचर्स हैं, टोटल 10 वाउचर्स हैं। तो हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हमें वो एक्सपेंस की लेजर दिखाई देंगी जिसके अंदर हमें टीडीएस एप्लीकेबल करना होगा, या फिर नहीं एप्लीकेबल है तो नॉट एप्लीकेबल करना होगा। अब यहाँ पर हम सैलरी एक्सपेंस को पहले कंट्रोल एंटर से अल्टर करते हैं। कंट्रोल एंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये टीडीएस का ऑप्शन आ रहा है, सेट अल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल्स का, आपको इसे यस करना है और यहाँ टीडीएस एप्लीकेबल को आपको एप्लीकेबल करना है और यहाँ पर सिलेक्ट करना है पेमेंट टू पार्टनर ऑफ फर्म और कंट्रोल से सेव करना है। अब देखो यहाँ एक्सेप्शन से वो हट चुका है। अब आपको जाना है बोनस एक्सपेंसेस में और वही कंट्रोल एंटर प्रेस करना है और बोनस में क्या आपका 194T कवर्ड है? जी हाँ, कवर्ड है। तो आप यहाँ पर एप्लीकेबल करेंगे और पेमेंट टू पार्टनर ऑफ फर्म में इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल से सेव करेंगे। अब बात आता है कमीशन एक्सपेंसेस का, तो उसे भी कंट्रोल एंटर से अल्टर करना है और यहाँ बस टीडीएस एप्लीकेबल और नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करके कंट्रोल से सेव करना है। अब आप देखो यहाँ पर कोई भी और दूसरे एक्सपेंस के लेजर नहीं दिखाई दे रहे हैं। एस्केप प्रेस करते हैं। एस्केप प्रेस करते ही अब यहाँ पर दूसरा एक्सेप्शन दिखाई दे रहा है पार्टी मास्टर का, मतलब कि कुछ पार्टी के लेजर ऐसे बने हुए हैं जिसके अंदर टीडीएस डिडक्टिव टाइप जो है वो डिफाइन नहीं किया हुआ है। तो हम एंटर प्रेस करेंगे। अब देखो पार्टनर ABCD 4 पार्टनर्स हैं। डिडक्टिव टाइप इंडिविजुअल रेसिडेंट है क्या है वो कुछ पता नहीं है टैली को अभी। तो कंट्रोल एंटर प्रेस करते हैं। पहले तो यहाँ पर हम टीडीएस डिडक्टिबल है या नहीं, क्योंकि 194T में पार्टनर्स ही कवर्ड है, तो हम इसे यस करेंगे। ट्रीट एज टीडीएस एक्सपेंसेस को नो रखना है। डिडक्टिव टाइप आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। सेम वाउचर वाले ऑप्शन को नो रखेंगे और एडवांस टीडीएस एंट्रीज को यस करेंगे। अगर आपको ये नहीं दिखाई देता F12 में जाना है, दोनों कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर यस करने हैं और फिर लास्ट वाले जो ऑप्शन है अलाउ एडवांस एंट्रीज इन टीडीएस मास्टर, इसे यस करके इसे सेव करना है, तब आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा। अब यहाँ पर वापस इसे यस करेंगे। यस करने के बाद टैक्स एक्सम्पशन लिमिट यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करेंगे और इसे सेव करेंगे और यहाँ पर हम इसे फिर से कंट्रोल प्रेस करेंगे। सेम अभी हमें वही स्टेप फॉलो कर लेना अपने बाकी के पार्टनर्स के लिए और लास्ट ये पार्टनर D और इसे सेव करेंगे। जब आप डिडक्टिव टाइप बता दिए तो यहाँ पर साथ में बताना था पैन नंबर और अभी हमने पैन नंबर नहीं बताया। अब देखते हैं क्या एक्सेप्शन आएगा। एस्केप करते हैं तो ये देखो यहाँ पर पैन नॉट अवेलेबल फॉर पार्टी, उसके अंदर आपको फिर से 10 वाउचर मिल रहे हैं। एंटर प्रेस करना है और जो भी पार्टनर्स के पैन नंबर हैं वो आपको कुछ इस तरीके से बताकर चलने हैं और ये पैन कब से एप्लीकेबल है, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर टीडीएस 10% या 20% वो टैली ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके बता देगा। मैं यहाँ रैंडमली कुछ भी पैन नंबर एक बार डाल रहा हूँ। अब देखो मास्टर रिलेटेड एक्सेप्शन हमारे क्लियर हो चुके हैं। अब ट्रांजेक्शन रिलेटेड कुछ एक्सेप्शन हैं जिसके अंदर हमें यहाँ पर बुकिंग एंड बुकिंग विद डिडक्शन एंट्री, उसके अंदर एक दिखाई दे रहा है नो लिंक इज अवेलेबल इन बुकिंग एंड बुकिंग विद डिडक्शन वाउचर, मतलब कि जो आपकी जर्नल एंट्री आपने पास की उस एंट्री के अंदर जब आप एक्सपेंस के अमाउंट डालते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो ये इस तरीके से टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है। ये सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। एक बार एस्केप प्रेस करते हैं। यहाँ पर आप देखो टोटल अभी जो नंबर ऑफ वाउचर आ रहा है वो आ रहा है 10। किसी एक एंट्री को हम बस ओपन करके कंट्रोल से सेव कर लेते हैं और सेव करते ही यहाँ देखो अब वो एंट्री रिफ्रेश हो चुकी है और अब यहाँ पर आ रहा है 9। तो क्या अब हमें सारी एंट्रीज को बस ओपन करके सेव करना है? आंसर है नो। बस आपको यहाँ एंटर प्रेस करना है। शिफ्ट एंड डाउन बटन के साथ आपको सभी वाउचर्स को सिलेक्ट कर लेने हैं।
सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ एक बटन दिखाई देगा लिंक ऑल का, आपको उस बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे यहाँ से सारे एक्सेप्शंस क्लियर हो चुके हैं और अब आप एस्केप प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर आपकी रिपोर्ट जो है वो एकदम रेडी मिलेंगी। अब आपको अगर यहाँ पर टीडीएस डिडक्शन की एंट्री पास करनी है, क्योंकि डिडक्टेबल क्या था वो तो टैली बता दिया, डिडक्शन की एंट्री अभी नहीं है, बैलेंस डिडक्टेबल बता रहा है। तो आपको यहाँ पर टीडीएस डिडक्शन वाले बटन पर जाना है, अल्ट जे इसका शॉर्टकट है, और सिर्फ एंटर प्रेस करते जाना है और एक एक करके पार्टनर बस आपको सिलेक्ट करते जाने हैं। ड्यूटी लेजर मतलब कि टीडीएस पेबल का लेजर नहीं बना हुआ है, तो ये आपको यहाँ पर क्रिएट कर लेना है अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस टीडीएस एनी, और ये देखो पार्टनर ए के लिए ये क्रिएट हो चुका। फिर हम क्लिक करते हैं, बस एंटर प्रेस करना और कुछ भी नहीं करना है, और लास्ट वाले पार्टनर, अब ये देखो डिडक्शन की एंट्री कंप्लीट हो गई। अब जब आप पेमेंट करेंगे तो यहीं से आप पेमेंट की भी एंट्री पास करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको डेट बताना है यहाँ पर, लेट सपोज हम पे कर रहे हैं 7 जुलाई को, अच्छा डिडक्टेड टिल डेट बताना, तो ये है 30 जून सेक्शन, यहाँ पर हम पेमेंट की डेट लेंगे वाउचर के अंदर और इसे सेव करेंगे। अब क्योंकि हमने पेमेंट का डेट लिया है जुलाई का और हम अभी यहाँ पर रिटर्न फॉर्म देख रहे हैं दूसरे पीरियड की, तो वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है हमें। पीरियड अगर हम चेंज कर लें तो वो हमें यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। सेक्शन में जाकर बस हमें अपना जो बीएसआर कोड, चालान का डिटेल और जो भी डिटेल्स हैं वो फिलअप कर लेनी है। और ये देखिए 30,000 आपने डिडक्ट किया, 30,000 का पेमेंट किया, अब बैलेंस डिडक्टेबल हो गया 0। तो इस तरीके से टैली के अंदर आप अपने 194T को एकदम सिंपलेस्ट वे में मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आपके क्लाइंट अपना डेटा देते हैं और उसके अंदर कुछ भी कन्फिगर नहीं किया हुआ है तो भी आप देख सकते हैं कितने कम टाइम में आप पूरे के पूरे रिपोर्ट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। एक बार बस ये कॉन्फ़िगरेशंस को करना है, नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिपोर्ट ओपन करना चाहेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। अब कुछ क्विक क्वेश्चंस जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पहला, क्या प्रॉफिट शेयर पे टीडीएस लगता है? तो आंसर है नहीं, प्रॉफिट शेयर जो है एग्जेम्प्टेड है अंडर सेक्शन 10(2)(a) और ये 194T के स्पेसिफाइड पेमेंट में नहीं आता है, इसलिए यहाँ पर टीडीएस नहीं लगता है। दूसरा, पार्टनर क्रेडिट लेते हैं पैसे, क्या ये टीडीएस से बच सकते हैं? नहीं, कैपिटल विड्रॉल पे टीडीएस नहीं, लेकिन अगर बाद में बुक्स में ये अमाउंट रेम्यूनरेशन के तौर पे एडजस्ट किया जाता है तो उसी क्रेडिट एंट्री पे टीडीएस ट्रिगर हो जाएगा और आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। तीसरा, पार्टनर टीडीएस क्रेडिट कैसे क्लेम करेगा? तो आंसर है फॉर्म 16A के थ्रू। फॉर्म इशू करेगी फॉर्म 16A, पार्टनर अपनी आईटीआर में क्रेडिट लेगा, अपने फाइनल टैक्स लायबिलिटी के अगेंस्ट उसे एडजस्ट कर लेगा। क्या नॉन वर्किंग पार्टनर भी कवर्ड है? हाँ, अगर वर्किंग हो या नॉन वर्किंग दोनों ही यहाँ पर कवर्ड है 194T के लिए। अब एक क्विक समरी करते हैं। सेक्शन 194T ने बेसिकली 3 बड़े चेंजेस लाए हैं। पहला, गैप ब्रिज किया, पहले एम्प्लॉय सैलरी पे टीडीएस था, पार्टनर सैलरी पे नहीं था, अब दोनों ही एक लेवल पर आ चुके हैं, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। दूसरा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी, क्वार्टरली टीडीएस रिटर्न से गवर्नमेंट रियल टाइम में जानती है कि हर पार्टनर को कितना मिला, इनकम अंडर रिपोर्टिंग बहुत मुश्किल हो सकता है अब आपके लिए। तीसरा, विथ होल्डिंग मॉडल आ गया, टैक्स कलेक्शन पार्टनर के फाइलिंग टाइम से शिफ्ट होकर फर्म के सोर्स डिडक्शन टाइम पे आ चुका, गवर्नमेंट को स्टेडी रेवेन्यू फ्लो मिलता रहेगा इससे और गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों, अब एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जो कि आप सभी ऑलरेडी जानते हैं, इंडिया में एक नया इनकम टैक्स एक्ट आ चुका है, इनकम टैक्स एक्ट 2025। ये 1 अप्रैल 2026 से ऑलरेडी इफेक्टिव हो चुका है। अब ये नया एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिप्लेस कर चुका है। तो यहाँ पर जो सेक्शन 194T है उसका क्या होगा? सेक्शन 194T को रीनेम कर दिया गया है और इसका नया नाम होगा सेक्शन 393 सबसेक्शन 3 टेबल सीरियल नंबर 7। काफी बड़ा नाम है लेकिन कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। सबसे बड़ा चेंज है ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 60 से ज्यादा टीडीएस और टीसीएस के सेक्शन स्कैटर्ड थे। 194(2), 194(3), 4, 4A, 4B, 194C, लिस्ट काफी लंबी थी। इनकम टैक्स एक्ट 2025 ने इसको कंसोलिडेट कर दिया है। अब टीडीएस सिर्फ आपको 3 सेक्शंस में दिखेगा। सेक्शन 392 होगा सैलरी के लिए, सेक्शन 393 अदर पेमेंट के लिए, सेक्शन 394 होगा टीसीएस के लिए। कितना क्लीन है और एक ये नया स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इनकम टैक्स एक्ट पूरा डिटेल में सीखना और समझना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक क्विकली डिटेल्ड कंपैरिजन देख लेते हैं पुराने सेक्शन 194T जो कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए था और नए सेक्शन 393 सबसेक्शन 3 टेबल सीरियल नंबर 7 के साथ।
तो दोनों के अंदर सबसे जो पहला डिफरेंस है वो है गवर्निंग एक्ट का। पुराना 194T को इनकम टैक्स एक्ट 1961 गवर्न करता था और नए वाले को इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होगा उस पर। इफेक्टिव डेट 194T के लिए था 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 और नए वाले सेक्शन 393 सबसेक्शन 3 टेबल सीरियल नंबर 7 के लिए होगा 1 अप्रैल 2026 से, मतलब कि टैक्स ईयर 2026-27 से। अब नेचर ऑफ पेमेंट दोनों के अंदर सेम रखा गया है। सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट, यही सब कवर्ड है। जो पेयर है वो पुराने में भी पार्टनरशिप फर्म और एलएलपीज थे इंडियन वाले, और नए वाले में भी सेम है। जो पेई थे मतलब कि फर्म के पार्टनर, वो भी सेम है। जो स्टैंडर्ड रेट था 10% वो भी सेम है। बिना पैन नंबर पे जो रेट था 20% वो भी सेम है। बस पहले सेक्शन हुआ करता था 206AA, अब है 397 सबसेक्शन 2। थ्रेशोल्ड लिमिट वही सेम है 20,000 रुपए की एग्रीगेट पर ईयर। टाइम ऑफ डिडक्शन सेम, क्रेडिट या पेमेंट दोनों में से जो पहले हो जाए। जो फॉर्म्स थे रिटर्न फाइल करने के, पहले 26Q थे रेसिडेंट के केस में, अब होंगे फॉर्म 140। और क्वार्टरली नॉन रेसिडेंट के केस में जो पहले फॉर्म हुआ करता था 27Q, अब होगा फॉर्म नंबर 144। टीडीएस सर्टिफिकेट पहले 16A को कहते थे, अब कहेंगे 131 को। पेमेंट कोड जो है रिटर्न्स के अंदर पहले स्पेसिफाइड नहीं किया जाता था, अब होगा कोड नंबर 1067। हालांकि इस कोड को हमें एक बार रिटर्न फाइलिंग से पहले वेरीफाई कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है, आपको क्विकली अपने ईआरपी को, अपने पेरोल सॉफ्टवेयर को और जो भी सॉफ्टवेयर आप मेंटेन करते हैं अकाउंटिंग के लिए, उसे अपडेट करना चाहिए। और इस समय मार्केट का जो सबसे पसंदीदा सॉफ्टवेयर है वो है टैली प्राइम। और अगर आप टैली प्राइम परचेज करना चाहते हो तो टैली प्राइम के अंदर आपको टीडीएस की सारी कंप्लायंसेस देखने को मिल जाएंगी, इवन 194T वाली भी, और कुछ दिनों के अंदर आपको नए वाले सेक्शंस भी जो हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 वो भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप टैली प्राइम से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं आपकी, तो आप कमेंट में आकर अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हो और हमारी टीम आपको जल्दी रिप्लाई करेगी। तो दोस्तों आज हमने पूरा सेक्शन 194T यहाँ पर कवर किया है, बेसिक कंसेप्ट से लेकर केस स्टडीज तक, अकाउंटिंग एंट्रीज तक, और कंप्लायंस चेकलिस्ट को भी हमने चेक किया। इसके साथ साथ हमने इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नए चेंजेस जो हैं उसे भी यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ये वीडियो अपने सभी सीए फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो 194T के कंप्लायंस को विद इन टैली प्राइम बहुत अच्छे तरीके से कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।